हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका YouTube के अद्भुत लर्निंग के चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अभी तक कई सारे वीडियोस को लेकर आ चुके हैं। खासकर मैंने करंट अफेयर्स के अपने पूरे इश्यूज को कंप्लीट कर दिया है। वो सारे के सारे वीडियो जो है ऑलरेडी YouTube पर अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में हमारी बायोलॉजी की सीरीज चल रही है, वो भी काफ़ी सारे उसमें चैप्टर्स जो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इसके साथ साथ में हमारे मैडम के द्वारा जो लिए जा रहे हैं मैथ्स है, रीजनिंग है एंड फिजिक्स के भी लेक्चर कई सारे इसमें अपलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया है हम लेकर चल रहे हैं जनसंख्या और नगरीकरण को लेकर के। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लगभग सभी एग्जाम में इससे प्रश्न बनते ही बनते, चाहे बड़े से बड़े यूपीएससी के एग्जाम से लेकर के लोअर एग्जाम तक कोई भी वनडे का एग्जाम हो सकता है। उसके अंदर जनसंख्या और नगरीकरण मीन्स पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं लेकर चल रहा हूं और इसके कई सारे वीडियोस मैं इस पे लेकर आऊंगा। बड़ा एक टॉपिक है, इसको एक टॉपिक में समेटना कहीं ना कहीं इसके साथ गलत होगा, क्योंकि एक बृहद टॉपिक है और एक एक चीज को समझना इसमें जरूरी होता है। कारण क्या है? क्योंकि जनसंख्या की जो शुरुआत हुई है वहां से हम चालू करते हैं। सेंसस की जो काउंटिंग होती है, उसके बाद प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद का एरा भारत में रहा है। इसके साथ साथ में अभी इस साल 2011 वाला जो सेंसस हुआ है उसमें हमारा सोशियो इकोनॉमिक सेंसस, कास्ट सेंसस भी हुआ है। तो इस कारण से क्या हो गया कि एक बृहद आकार बन गया। इसके साथ साथ में क्या है कि जनसंख्या और पॉपुलेशन में वर्ल्ड का भी हमें देखना है। वर्ल्ड में हम लोग 9 बिलियन क्रॉस करने वाले हैं, ऐसा ही अनुमान लगाया कि आने वाले वक्त में हम 9 बिलियन हो जाएंगे। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उसमें भारत किस पोजीशन पे आता है? जैसे भारत आप जानते हैं सेकंड पोजीशन पर है, चाइना है फर्स्ट पोजीशन पर है। इस प्रकार से जो और भी रैंकिंग है देशों की वो कहाँ है? अर्बनाइजेशन की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं सबसे घना बसा हुआ जो अर्बनाइज्ड देश है वो कौन सा है ना? कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो इस प्रकार से हम लोग एक बड़े व्यवस्थित रूप से जनसंख्या को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए और एक एक करके वीडियो में अपलोड करता जाऊंगा और उसका अध्ययन करते रहिए, बार बार सुनते रहिए। इससे क्या होगा, आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, हम धीरे धीरे करते एक एक करके लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगा एक इसके इतिहास की, यानी कि जनसंख्या और पॉपुलेशन का जो काउंटिंग है वो सबसे पहले चालू कहाँ से हुई है। तो आइए, पहला सबसे फर्स्ट पॉइंट, हिस्ट्री की बात करते हैं। इसमें जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले विश्व की वर्ल्ड में सर्वप्रथम सेंसस काउंटिंग, वर्ल्ड में सर्वप्रथम सेंसस काउंटिंग आपके स्वीडन में चालू हुई। कहां पर? स्वीडन में चालू हुई। ठीक है, और जिस साल ये चालू हुई थी वो था 1749। ठीक, तो 1749 में स्वीडन में सबसे पहले एक व्यवस्थित ढंग से, क्या व्यवस्थित ढंग से, स्ट्रक्चरल तरीके से, कंटिन्यूअस बेसिस पर इस प्रकार की सेंसस की काउंटिंग व्यवस्था सबसे पहले स्वीडन में 1749 से चालू की गई। ठीक, अब हम आते हैं अपने देश के ऊपर। ठीक है, अपने देश के ऊपर जब आते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में सबसे पहले जो सेंसस है वो 1872 में लॉर्ड मेयो ने काउंटिंग शुरू की थी। ठीक है, इसके बाद 1881 से लॉर्ड रिपन ने क्या किया? सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चालू कर दिया और 1881 से लेकर के अभी तक 15वीं, इस साल जो 2011 में हुई थी ये 15वीं सेंसस थी। ठीक, और आजादी से देखें अगर 1947 के बाद, आजादी के बाद कि ये 7th
7th सेंसस थी। ठीक है, यानी कि भारत में सेंसस का को लेकर के जो एक व्यवस्था चली थी वो 1872 में सबसे पहले लॉर्ड मेयो ने चालू की थी। इसमें कई सारे उस समय के ब्रिटिश प्रोविंस थे, उसमें काउंटिंग की गई थी, लेकिन कुछ सारे छूट भी गए थे क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स में कई सारे नहीं शामिल थे। तो इस प्रकार से ये एक बृहद सेंसस नहीं था, बट शुरुआत इसकी यहीं से मानी जाती है। इसके बाद 1881 से क्या हुआ, लॉर्ड रिपन ने एक व्यवस्थित ढंग से क्या किया, सेंसस की काउंटिंग चालू की, व्यवस्थित ढंग से सेंसस की काउंटिंग चालू की थी। इसके बाद से अनवरत क्या हो गया, इसके बाद से अनवरत सेंसस काउंटिंग चलने लगी। ठीक, तो इस बार जो सेंसस काउंटिंग है वो 2011 की 15वीं सेंसस रही है। और अगर आजादी के बाद से 1947 के बाद से देखा जाए तो इस बार की 7वें नंबर की सेंसस थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ इसके पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे, जैसे कि जो भारत में वर्तमान जनसांख्यिकी संक्रमण सूचक है वो आंशिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था का है। चलिए एक काम करते हैं, इसको बाद में पढ़ते हैं। कुछ इस पे थिंकर रहे हैं, जैसे एडवर्ड वीट ने क्या कहा है, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत दिया है। अनुकूलतम जनसंख्या, इन्होंने क्या कहा है, अनुकूलतम जनसंख्या। अब ये अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है कि वह जनसंख्या जिसके जो रहने वाले लोग हैं, जो पॉपुलेशन है वहां की, वो क्या करे, प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करे, प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करे, प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करे। ये एडवर्ड वीट ने कहा था, यानी एडवर्ड वीट का अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत है। ठीक है, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत है ये। नेक्स्ट है हमारा माल्थस की बात करते हैं। कौन है माल्थस? अब ये माल्थस ने कौन सा सिद्धांत दिया? आइए, माल्थस ने क्या सिद्धांत दिया था? प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन। इन्होंने क्या कहा, प्राकृतिक नियमों के आधार पर, प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या नियंत्रण। ठीक, यानी कि जो जनसंख्या का जो सिस्टम होता है वो प्रकृति के आधार पर डिपेंड करता है। प्रकृति क्या करती है, खुद ही अपने हिसाब से वो जन्म देती है और प्रकृति ही उसको क्या करती है, उसका ह्रास भी करती है। यही जनसंख्या का सिद्धांत ये माल्थस ने दिया था। इसके साथ साथ में माल्थस ने एक काम और बताया कि जनसंख्या वृद्धि किसी क्षेत्र में गुणोत्तर श्रेणी की होती है। इन्होंने एक और बात कही थी, क्या जनसंख्या वृद्धि किसी क्षेत्र में गुणोत्तर जियोमेट्रिक मीन, यानी कि गुणनफल, ठीक, गुणोत्तर गुणनफल को, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन को फॉलो
करती है। जीएम जो गुणोत्तर श्रेणी होती है आपकी, जियोमेट्रिकल जो प्रोग्रेशन थे, जो इसको कहते हैं जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है, जीएम, जीपी सॉरी, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन को फॉलो करती है, गुणोत्तर सीरीज। ठीक है, ये माल्थस ने कहा था। माल्थस ने 2 नियम दिए थे। क्या? ये एक तो जनसंख्या प्राकृतिक नियमों पर डिपेंड होती है, आधार पर चलती है। दूसरी क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि जो है किसी क्षेत्र में जीपी, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन के आधार पर होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एफडब्ल्यू नोट स्ट्रीम की बात करते हैं। मैं इसको पढ़ देता हूं। एफडब्ल्यू नोटे स्ट्रीम एंड इनके साथ में एक व्यक्ति और है जिनका नाम डब्ल्यू.एस. थॉमसन। डब्ल्यू.एस. थॉमसन, ठीक है दोस्तों, ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया था? जननांगिकीय संक्रमण सिद्धांत, क्या कहा था, दिया था नंबर, जननांगिकीय संक्रमण सिद्धांत। जननांगिकीय संक्रमण सिद्धांत को देने वाले कौन थे? एफडब्ल्यू नोट स्ट्रीम और डब्ल्यू.एस. थॉमसन। ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इस सिद्धांत को यहां पर दिया था। इसके साथ साथ एफडब्ल्यू नोट स्ट्रीम ने एक बात और कही थी। क्या? जो जननांगीय संक्रमण है ये होता क्या है? ये आप जानिए, ये क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को मैं लिख देता हूं, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित करके, एक दीर्घ कालावधि घटित क्रमिक परिवर्तन को जननांगीय संक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? जननांगीय संक्रमण कहते हैं। यानी कि जननांगीय संक्रमण क्या होता है आप समझिए, जब भी जनसंख्या वृद्धि घटित होती है, एक जो जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को अगर हम देखें, एक दीर्घ कालावधि में, लंबे समय तक के लिए, एक लंबे ड्यूरेशन में क्या होता है, जो घटित क्रमिक परिवर्तन जो क्या होता है, बीच बीच में जो चेंजेस होते रहते हैं, उसके कारण जननांगीय संक्रमण होता रहता है। जैसे सपोज कीजिए कोई इस प्रकार से चेंजेस होते हैं, ठीक, एक पर्टिकुलर जनसंख्या चल रही थी, बीच में क्या होगा, कुछ चेंजेस हुए, संक्रमण आया, फिर क्या हो गया, फिर बदलाव हुआ। तो इस प्रकार से जो एक अनवरत व्यवस्था चल रही है जनसंख्या में, वही जननांगीय संक्रमण कहलाता है। ये आपके इंडो और एक्सो दोनों इस एटमॉस्फेयर से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। दे आर इफेक्टिव फ्रॉम द इंडो एज वेल एज एक्सो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। नेक्स्ट है डाल्टन। डाल्टन ने क्या कहा है, इन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत दिया है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, ठीक। अनुकूलतम जो जनसंख्या सिद्धांत का जो एक
थ्योरी होती है वो डाल्टन ने दिया था। एक चीज यहां पर जो जननांगीय संक्रमण से जुड़ा हुआ है उसमें आप जान लीजिए, भारत जो है, भारत जननांगीय संक्रमण में भारत जो है वो तीसरी अवस्था से गुजर रहा है, थर्ड अवस्था से गुजर रहा है अपना। ठीक, इंडिया इज सरपासिंग फ्रॉम द थर्ड ट्रांजिशन प्रिंसिपल्स। ठीक है, संक्रमण सिद्धांत का फिफ्थ स्टेज जो है वो किसने दिया है? कॉलिन क्लार्क ने दिया है, कॉलिन क्लार्क। ये जो आप जानने की कोशिश की जननांगीय संक्रमण के फेजेस हैं, लगभग 5-6 फेजेस के आसपास ये इसको दिया गया है। इसमें भारत जो है वो थर्ड प्लेस पर है, थर्ड स्टेज से गुजर रहा है। और जो फिफ्थ स्टेज की बात की थी वो कॉलिन क्लार्क ने की थी। ठीक, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि फिफ्थ स्टेज किसने दिया है? वो कॉलिन क्लार्क ने दिया है, अब याद रखिएगा। और भारत क्या है? थर्ड स्टेज से अपने ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। चलिए नेक्स्ट जब हम बात करेंगे यहां पर, अब थोड़े थोड़े हम लोग क्या करते हैं, अपने जनसंख्या के विषयों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और जब जनसंख्या के विषयों को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, आधुनिक पद्धति। एवं जब हम लोग आधुनिक पद्धति की बात करें तो उसमें एक जो जनसांख्यिकीय संक्रमण है, जो मैं इसको मैंने ड्रॉप कर देता हूं, आप थोड़ा होल्ड कीजिए। ठीक, चलिए एक चीज पहले जानिए, समान जनसंख्या घनत्व वाली लाइन को क्या कहते हैं? जो इक्वल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की जो लाइन ड्रॉ होती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? आइसोपाइकनिक। क्या कहते हैं उसे? आइसोपाइकनिक। ठीक, जो इक्वल डेंसिटी है, ठीक है, इसकी लाइन ड्रॉ होती है ग्राफ में, अगर देखें ऐसा इस प्रकार से, तो वो क्या कहलाता है? आइसोपाइकनिक कहलाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, आइसोपाइकनिक। ठीक, चलिए नेक्स्ट। और एक चीज ये भी जानिए कि जो जननांगीय संक्रमण जो चल रहा है इस समय भारत में थर्ड स्टेज में है, और ये थर्ड स्टेज की जो बात कर रहा है, थर्ड स्टेज इज इन इंडिया। ये थर्ड स्टेज शो क्या कर रहा है? ये शो कर रहा है पार्शियली इंडस्ट्रियलाइज। ठीक, आंशिक औद्योगिकरण। ठीक है दोस्तों, हमारे देश में अभी आंशिक औद्योगिकरण का एक संक्रमण काल चल रहा है। ठीक है, अभी हम लोग फोर्थ स्टेज में नहीं गए हैं, या हम कह लीजिए ट्रांजिशन फेज में आ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा एक पॉइंट आता है एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन का। एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन। ये दोस्तों एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन क्या होता है? ये पूछा गया है एक बार
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एब्सोल्यूट पॉपुलेशन? और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सकल जन आधिक्य। सकल जन आधिक्य। ये होता क्या है भाई? सकल जन आधिक्य क्या होता है? इसके अंतर्गत क्या होता है, ऐसी जनसंख्या आती है जो ऐसे देशों में पाई जाती है जिसमें क्या होता है, उपयुक्त एवं कुशल व्यक्तियों का अभाव हो। ठीक, सकल जनाधिक्य का मतलब ऐसे देश जहां क्या हो, स्किल्ड लेबर की कमी हो। पर्सन तो हो बट स्किल्ड लेबर की कमी हो, और एट द सेम टाइम एंड रिसोर्स फुलफिल्ड हो। रिसोर्स जो है बड़ी मात्रा में पाई जा रही हो, लेकिन उसका दोहन करने वाले स्किल्ड व्यक्ति जब नहीं होते हैं तो उसे ही एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। इसको आप एक बार और समझ लीजिए। ऐसी जनसंख्या प्रायः उन देशों में मिलती है जहां पर उपयुक्त एवं कुशल व्यक्तियों का अभाव होता है और वहां के संसाधनों का पर्याप्त विकास नहीं होता। रिसोर्सेस का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, उसे ही एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। अभी आप कहेंगे कि यार मैंने तो ये, मैं भाई क्या पढ़ रहा हूँ, ये हम लोग पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, कि थ्योरी पढ़ने लगे, है ना? कुछ नया लग रहा होगा आपको इस समय। बिल्कुल लगना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन का जो एक बृहद चैप्टर है, उस चैप्टर में ऐसी चीजें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। वहां जब हमारे सामने ऐसे प्रश्न आते हैं ना, तो हमारे हवाइयां उड़ने लगती हैं। अरे भाई ये कहां से पूछ लिया, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं क्या, सिंपल तौर पर, कि भाई हमारा जनघनत्व कितना है, हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, कितने % से ग्रोथ हुई है ना, कितने लिटरेसी रेट है। लेकिन उसके पहले हमें और बहुत सारी चीजें भी जाननी आवश्यक है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। 1 से 14 वर्ष के बच्चों की अधिकतम संख्या, अगर हम बात करें 1 से 14 वर्ष की अधिकतम जो संख्या है वो एशिया में पाई जाती है। एशिया में पाई जाती है। सबसे ज्यादा 1 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की अगर बात की जाए तो उनकी संख्या सबसे ज्यादा एशिया में पाई जाती है। अब ऑलरेडी सिंपल सी बात है, एशिया वैसे ही सबसे ज्यादा पॉपुलस कॉन्टिनेंट है, तो यहां पर स्वाभाविक सी बात पाई ही जाएगी। नेक्स्ट, भारत में गंगा मैदान जो है सबसे ज्यादा मोस्ट डेंसली सघन बसा हुआ। ठीक है, पूरे भारत में जो गंगा मैदान है पूरा हमारा, अगर हम लोग गंगा मैदान की बात करें, ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये पूरा पार्ट, ठीक है, ये गंगा प्लेन इज नथिंग बट दी, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ अदर रिवर्स भी हैं और सारे रिवर्स के अंदर शामिल हो जाती हैं। तो पूरे गंगा मैदान की जब बात की जाती है, इसको हम लोग एक नाम देते हैं गंगा मैदान। तो गंगा मैदान की बात की जाए तो सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे डेंसली पॉपुलेटेड जो पार्ट है वो यही पार्ट है, खासकर उत्तर भारत जिसको हम लोग कहते हैं, वो पार्ट इसके अंदर आता है। ठीक है, ये यहाँ तक आता है। इसके बाद प्लस
जो हमारा नीलगिरी का क्षेत्र है, वो साउथ में जो पड़ता है, ये पार्ट, ये भी हमारा सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। बट फर्स्ट तो यही है, सेकंड हमारा ये आप कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्यों आता है? यहां पर वो जो कावेरी का और ये जो नदियों का यहाँ पर उद्गम हुआ, जैसे कावेरी वाली पट्टी जो हो गई, वो पूरी बेल्ट यहाँ पर आती है, कावेरी वाली। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए एक बात मुझे ये बताइए, जन्म दर किसे कहते हैं? जन्म दर, जन्म दर किसे कहते हैं? जन्म दर क्या होता है? एक साल के दौरान संशोधित जन्म दर, विद इन 1 ईयर, एक साल के दौरान संशोधित जन्म दर पर 1000, इसको मैं लिख देता हूं, प्रति 1000 में जो एक साल के अंदर जन्मे बच्चों की संख्या, ठीक है, ये जन्म दर कहलाता है। विद इन 1 ईयर, जो स्पैन ऑफ 1 ईयर होता है, उसके बीच में जितने बच्चे एक प्रति 1000 जन्म लेते हैं, वही क्या होता है? जन्मे शिशुओं की संख्या कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? जनसंख्या वितरण को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है? जनसंख्या वितरण को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है, ये हमारा पॉइंट है। जनसंख्या वितरण को सबसे ज्यादा हमारा सामाजिक एक विकास होता है, वही सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। मैं इफेक्ट कर लिख देता हूं, इफेक्ट, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट जो होता है, वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज मोस्टली अफेक्टेड बाय या इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल डेवलपमेंट। जैसा जिस जगह का सोशल डेवलपमेंट अच्छा होगा, वहां पर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन उसी अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा होता है। ठीक, क्योंकि जो जनसंख्या का जो एक आकार होता है जनसंख्या का, ये ऐसा होता है कि जो जनसंख्या किसी पर्टिकुलर जगह का आकार होता है, इसी सामाजिक संरचना पर डिपेंड करता है। ठीक है, सामाजिक सोशल जो एक फिनोमिना बना है, स्ट्रक्चर बना हुआ, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। और साथ साथ में क्या होता है कि यहाँ एक चीज और लिखी गई है, यहाँ पर एक पॉइंट और आप समझ लीजिए, जो महिलाएं, जहाँ की जिस क्षेत्र में महिलाएं अगर नौकरी पेशा होती हैं, ठीक है, विमेन, मैं यहाँ लिखता हूँ, विमेन आर सर्विस में होती है, तो वहां एक चीज और देखिएगा, क्या होता है? बच्चों की संख्या कम होती है। When women are working, at that time you will find that their children are less in numbers. ठीक, 1 या मैक्सिमम 2, ये होती है इनकी डेमोग्राफी। लेकिन जो women नॉन वर्किंग होती है, वहां पर बच्चों की संख्या
ज़्यादा होती है।